हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार 21 से लेके 30 तक देखे थे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो यहाँ पे आई लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 31 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा गलत स्टेटमेंट है मनी बिल के रिगार्डिंग, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बिल शेल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू। देखिए ओनली लिखा है। इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। देखिए अगर सिर्फ इतना रहेगा तो ये रहना चाहिए। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा रहेगा तो ये इन्होंने इतने प्रोविजंस दिए हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। तो हमें लग सकता है ओनली लिखा है मतलब गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ने चाहिए। मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों के लिए प्रोविजंस हो सकते हैं। तो ये भी सही होने के चांसेस ज्यादा है। और मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी नहीं है। ठीक है, कंटीजेंसी जो रहता है वो इमरजेंसी का फंड रहता है। अगर समझो फंड्स की कोई कमी रहने लगी तो प्रेसिडेंट द्वारा ये यूज किया जा सकता है। इसलिए कंटीजेंसी नहीं है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। तो सी तो पूरा तेरा गलत है, तो आंसर नॉट करेक्ट पूछा है तो सी होना चाहिए। मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी सही स्टेटमेंट है, तो सी गलत है, तो सी आंसर है। ठीक है, 32 देखते हैं क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी इलेक्शन के रिगार्डिंग है प्रेसिडेंट के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये सही है क्या गलत है, आपको क्या लगता है। तो सही है, क्योंकि जो वोट रहता है हर एक एमएलए का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो वेरी करता है हर एक स्टेट द्वारा। क्यों? क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन के ऊपर ही इनका वोट डिसाइड किया जाता है। तो हर एक स्टेट का जो पॉपुलेशन रहेगा वो अलग ही रहेगा। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। अभी देखिए सभी एमपीज का जो वोट रहता है इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, तो वो सेम ही रहता है। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि लोकसभा के एमपी का ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, मतलब ज्यादा परसेंटेज रहेगा, वैल्यू रहेगी। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। और इसके रिगार्डिंग पूरा इन्होंने मतलब फॉर्मूला ही बताया कि ये देखिए पॉपुलेशन के ऊपर ऊपर इनका वोट रहेगा, इंटू 1000 किया तो ये इनका वोट हो जाएगा। तो और सभी एमपीज का मिला के एक एमपी का कितना वोट रहेगा, तो सभी एमपीज का सेम ही वोट है। तो इतना पता रहना चाहिए था आपको, बाकी क्या कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। आंसर हो गया 1। 33 क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंडियन context, what is the implication of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency IAEA? तो क्या इम्प्लीकेशन होना चाहिए अगर हमने एडिशनल प्रोटोकॉल रेटिफाई किया तो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आईएए सेफगार्ड्स। ठीक है, द मिलिट्री। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हमें डायरेक्टली स्किप नहीं करना चाहिए। हमें कुछ आइडिया तो नहीं, ठीक है हमें समझ सकते हैं, पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहेगा। तो वो थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। और जो वियर्ड स्टेटमेंट्स है उन्हें थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। हम 50-50 तक तो मिनिमम आ सकते हैं। तो मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ आईए, पता नहीं। द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एडिशनल प्रोटोकॉल हमने साइन किया और हमें यूरेनियम मिल जाएगा? तो नहीं, सी तो गलत होना ही चाहिए। फिर फोर्थ क्या है, द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द एनर्जी। ये भी बियर्ड स्टेटमेंट है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, तभी दोनों में है। तो द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आईए सेफगार्ड्स, ये थोड़ा डिसेंट स्टेटमेंट लग रहा है। और कम अंडर इंस्पेक्शन ऑफ आईए, तो ये दोनों में तो है, पर फिर भी आंसर है इसका ए। तो हमें ये रिस्क उठा सकते हैं, ए और बी में हम रिस्क उठा सकते हैं। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये 6 कंट्रीज दिए, विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन। तो फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन से एशियन के, वो हमें पता करना है। इंडिया तो है, हमें पता है, तो 4 तो रहना चाहिए। तो ये तीनों में आंसर है। और यूएसए तो नहीं है, तो 6 गया, 4 रहना चाहिए। ठीक है, 1 2 4 5 और 1 3 4 5 में आंसर रहेगा। बट 2 और 3 में, 4 5 तो 1 4 5 तो कॉमन ही है, 2 और 3 में देखते हैं हम अभी। कनाडा और चाइना कौन सा रहना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो कनाडा का हमने ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है, तो 2 तो गलत हो गया। आंसर हो गया सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर याद रहेगा कि क्या क्या होना चाहिए, एक रफ आइडिया लग रहा है, तभी आप मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखते हैं हम।
विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, कुछ आइडिया है इसके रिगार्डिंग? वैसे तो जनरली किसी को आइडिया नहीं रहेगा ये। गैक्सा इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस ऑफ 2015। अगर हमें पेरिस का रिगार्डिंग पूछा और आउटकम बोला है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी आउटकम रहता तो हमने पढ़ा रहता, तो पहला तो नहीं होना चाहिए, पहला तो गलत है। तो बी और सी में आंसर रहेगा। मेंबरशिप ऑफ गैक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, पता नहीं, होल्ड पे रखते हैं। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गैक्सा। अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग कि ये है क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या पूछा है। तो ये दोनों में तो रहना चाहिए, क्योंकि पहला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमने ये जो भी पढ़ा है पेरिस के रिगार्डिंग, तो वो सफिशिएंट है, और उसके आजू बाजू कुछ भी पूछा जाए तो हमें याद आ जाएगा। तो गैक्सा के रिगार्डिंग तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था। बी और सी में है, मतलब टू और थ्री में है। हम इस पर रिस्क उठा सकते हैं, आंसर है इसका बी। ठीक है। इन अभी हमें लग सकता है कि इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल रहना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन। हमें कुछ आइडिया नहीं रहेगा तो हमें थोड़ा सा सावधानी बरत के ही इसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम और एम्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी डिजिटल इंडिया प्लान का एम पूछा है, तो एम क्या होना चाहिए, मतलब कोर इनका एम क्या होना चाहिए, तो वो उसके ऊपर ही पूरा ये है। तो क्या क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। देखिए थोड़ा नैरो में जा रहा है, क्योंकि हम चाइना के जैसे कंपनीज बनाने का बोल रहे हैं, तो ये एम होना चाहिए डिजिटल इंडिया प्लान का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये तो नहीं होना चाहिए, पहला तो गलत है। एस्टैब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज इंटरनेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर्स विद इन आवर नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। मतलब हमें ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो ओवरसीज जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो कलेक्ट कर सके बिग डाटा, और हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर बना सके। तो ऐसा अजीब व गरीब नहीं तो हम चाहेंगे कि हाँ, बाकी की कंपनी आके हमारे इधर डेटा सेंटर खोले। हम तो स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे ना, हमारे कंपनीज को बोलेंगे, और बाहर के कंपनीज को क्यों बोलेंगे हम? तो सेकंड तो गलत ही होना चाहिए, सेकंड गलत। आंसर हो गया बी, सी, मतलब बी। थ्री क्वेश्चन देखिए, बी और थ्री देखिए कैसा लग रहा है। हमें वो लगेगा थ्री सही है तो हम थ्री मार्क करते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, माइंडसेट हमारा ऐसा भी चलता है, क्योंकि हम अंडर प्रेशर रहते हैं, हम सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कैप्टन कूल बन के ही चलना चाहिए। ठीक है। बी, थ्री ओनली आंसर। क्या रहेगा? इसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने अच्छे से एलिमेंट कर दिया है। हमें श्योर शॉट है कि ये सबसे मतलब गलत ही स्टेटमेंट है, तो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती। ठीक है। कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट, ब्रिंग वाईफाई स्कूल पब्लिक प्लेसेस मेजोरिटी सेंटर में। ये तो यही तो मेन मकसद है डिजिटल इंडिया प्लान का, कि सब तरफ इंटरनेट आए, वाईफाई आ जाए। ठीक है। 37 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अभी टाउन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज और कंट्री दिया है, तो ये टाउन ये कंट्री में है क्या, ये बताना है आपको। करेक्ट पूछा है। तो अलेप्पो सीरिया में है क्या? है। किरकुक यमन में है क्या? नहीं, इराक में है। मोसुल इराक में है। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में। तो ये मज़ार शरीफ आपको पता रहेगा, हमने एक रोड बनाया था अफगानिस्तान में, तो वो रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग है। इवन हमने जो पार्लियामेंट है अफगानिस्तान की, हमने ही बनाई है। मेजोरिटी हमने ही डेवलपमेंट किया है अफगानिस्तान का। तो मज़ार शरीफ भी वहीं पर आता है, इसलिए मैप का थोड़ा सा अच्छा कंट्रोल रहना चाहिए आपके ऊपर। ठीक है। आंसर हो गया वन और फोर। ये दो ही सही है, बाकी दोनों तो गलत है, क्योंकि दोनों ही इराक में है। 30th क्वेश्चन देखते हैं। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू। अभी रेसिडुअरी पावर्स किसे दिए गए थे 1935 एक्ट के? तो आपने अगर पढ़ा रहेगा कि गवर्नर जनरल तो रहना ही चाहिए, तो फेडरल लेजिस्लेचर नहीं है, प्रोविंशियल नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नर भी नहीं है, तो गवर्नर जनरल है। आंसर हो गया बी। स्पेक्ट्रम में भी है, इवन लक्ष्मीकांत में भी है। तो एक्ट्स के रिगार्डिंग हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। 1935 के रिगार्डिंग पूछा है। मेजर मेजर देखिए, 1919 1935 है, फिर 1909 का है। इवन जो चार्टर एक्ट है 33 1833 वाले, 1853। तो ये मेजर मेजर जो चार्टर एक्ट्स, इसके ऊपर अच्छी कमांड रहनी चाहिए, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये काफी कंफ्यूजन है, ये काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा ज्यादा ओवरलैप दिखने मिलता है। तो इसलिए इसे बारकाई से पढ़िएगा और थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और ऑफिस इफ ही और शी ceases टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। देखिए, अगर ऐसा बोला गया है कि जो स्पीकर रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का, उन्होंने वैकेट करना चाहिए उनका ऑफिस, जैसे वो मेंबर नहीं रहते असेंबली के।
तो ये सारी स्टेटमेंट। अभी देखिए गूगल ही कैसे डाला है। वेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वेकेट हिज और ऑफिस इमीडिएटली। अगर कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट अभी अभी ये आपने पढ़ा तो आपके माइंड में क्या आ गया कि इन्होंने ऑफिस छोड़ना चाहिए। तो ये आपको ब्रेन वॉश किया पहले स्टेटमेंट में ही कि आपको ऑफिस छोड़ना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट भी यही बोला है कि इसे इमीडिएटली ऑफिस छोड़ना चाहिए जैसे असेंबली डिसॉल्व होते। तो हमें फ्लो फ्लो में लगेगा ये सही है, तो आंसर हम सी मार्क करेंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी वेकेट करने की बात आती है, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती है, तब नेक्स्ट इलेक्शन, जो भी नेक्स्ट इलेक्शन रहता है स्पीकर का, तब तक ये स्पीकर रहते हैं ऑफिस में। तो फटक से ये ऑफिस वेकेट नहीं करते। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो गया ए। और ये कब कब वेकेट करते हैं, तो ये तो है कि एक मेंबर नहीं रहे असेंबली के, या फिर इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया डेप्यूटी स्पीकर को। मतलब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एक दूसरे को रेजिग्नेशन, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, या फिर एक रिजोल्यूशन पास किया असेंबली ने कि इन्हें निकालना चाहिए, और 14 डेज का नोटिस, एडवांस नोटिस देना पड़ता है, तभी ये स्पीकर वेकेट करते हैं उनका ऑफिस। और ऐसे सिचुएशन में तो नहीं करते। ठीक है, ये आपको पता चल गया रहेगा। 40th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अभी देखिए काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, काफी ज्यादा इस पर चर्चा बिठाई गई थी कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि इतने क्लोज ऑप्शंस थे कि हमें सही कौन सा है वो पता ही नहीं चल रहा था। जब ये क्वेश्चन आया था उसके बाद डिस्कशन होता है ना पेपर होने के बाद, तो उसके ऊपर ही था। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं। इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। ये क्या बात हुई, हमारे यहाँ भी ज्यादा लॉ है तो उल्टा ज्यादा लॉ रहेंगे तो ज्यादा लिबर्टी रहती है। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा अच्छे से घूम सकते हैं, अगर कुछ भी ब्रीच हो जाता है तो हम लॉ की तरफ जा सकते हैं, मतलब जज कोर्ट की तरफ जा सकते हैं हम, कुछ भी ब्रीच हो गया तो। कैसा हो सकता है? अगर लॉज ही नहीं तो लिबर्टी नहीं रह सकती। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा सही की तरफ जाता है, क्योंकि अगर कोई लॉ ही नहीं रहा तो लिबर्टी कैसी रहेगी, क्योंकि हम लिबर्टी एंजॉय भी नहीं कर सकते ना। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट चांसेस है सही होने के। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। ये कैसा बियर्ड स्टेटमेंट है? अगर लिबर्टी है तो जो लॉ है वो पब्लिक द्वारा ही बनाए जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। सी तो गलत है, पहला भी गलत है। तो बी और डी देखते हैं हम अभी। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ये भी थोड़ा बहुत सही लग रहा है, क्योंकि अगर बार बार हमें लॉ चेंज करने पड़ रहे हैं तो लिबर्टी थोड़ा सा डेंजर में रहती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। तो फोर्थ तो गलत है, आंसर हो गया बी। तो ये वीडियो में इतना ही। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।